रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 506 रोमन उर्दू स्क्रिप्ट। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। अरे के ऊपर का सिंबल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। वैंग लिन अरे से बाहर निकला और पुरसुकून अंदाज में आसपास देखा, इससे पहले कि उसकी निगाह ज्यू युनशान पर पड़ी। ज्यू युनशान की आंखें तंग हो गईं, इससे पहले कि वो हंसा और पूछा, क्या आप वैंग लिन हैं, ऑल सीयर के डिसाइपल? वैंग लिन का चेहरा पुरसुकून था जब उसने अपने हाथ बांधे। मैं हूँ जनाब, आप कौन हैं? ज्यू युनशान मुस्कुराया और कहा, मैं अर्थ प्लैनेट के ज्युआन युआन सेक्ट का जूनियर सेक्ट मास्टर हूँ। मैं यहाँ एक मेज़बान के तौर पर अपना फ़र्ज़ पूरा करने आया हूँ। भाई वैंग, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। तो फिर मैं भाई ज्यू को तकलीफ दूंगा। वैंग लिन हल्का सा मुस्कुराया। इस एक ज्यू युनशान का कल्टीवेशन लेवल उसके जैसा ही था, मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन। वो हेवनली फेथ सेक्ट इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो कल्टीवेट करने के लिए एक पुरसुकून जगह चाहता था। हेवनली फेथ सेक्ट में बहुत ज्यादा मुकाबला और लड़ाई थी, इसलिए वो कल्टीवेशन के लिए मुनासिब नहीं थी। वो अभी अभी प्लैनेट पर पहुंचा था और अपने मेज़बान की मेहमान नवाजी को सीधे से इनकार नहीं कर सकता था। ज्यू युनशान रास्ते भर हंसता और बातें करता रहा। वैंग लिन को प्लैनेट की सूरत हाल के बारे में बताने के बाद उसने वैंग लिन के रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और पुरअमन जगह का इंतजाम किया। कल मिलने का वक्त तय करने के बाद ज्यू युनशान चला गया। यहाँ का माहौल बहुत नफीस और पुरसुकून था। वैंग लिन कमरे के अंदर गया, खिड़की खोली और बाहर देखा। नाजुक फूलों ने इलाके को ढका हुआ था और सब एक दूसरे से मुकाबला करते हुए खिल रहे थे। वैंग लिन ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता आहिस्ता इस फूलों के बाग में चलने लगा। इस वक्त सबसे अहम चीज़ अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना है। अगरचे मुझे प्लैनेट सुजाकू छोड़े हुए कुछ साल हो गए हैं, लेकिन तोसिन अभी भी मेरे सर पर एक तलवार की तरह लटका हुआ है। वो किसी भी वक्त लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड छोड़ सकता है, और जब वो ऐसा करेगा वो यकीनन मेरे लिए आएगा। वैंग लिन ने तेवरी चढ़ाई। तोसिन का मामला उसके गले में फंसी हुई मछली की हड्डी की तरह था। ये एक नादीदा चाबुक की तरह था जो उसे मुसलसल कल्टीवेट करने पर मजबूर करता था ताकि वो जिंदा रह सके। बाग में खूबसूरत फूलों को देखते हुए वैंग लिन सोचों में गुम हो गया। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। मैं रास्ते पर इस पर थोड़ी तहकीक कर सका। ये वाकई एक नफीस आर्ट है। अपने जिस्म की हिफाजत के लिए लाइफ फोर्स सील्स का इस्तेमाल करना वाकई एक मजबूत डिफेंस बना सकता है। हेवन डिफाइंग बीड अभी भी मुकम्मल होने के लिए मेटल एलिमेंट से महरूम है। मेटल एलिमेंट हासिल करने का मामला एक और चीज़ है जिसे मुझे जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है। सितुनान का ख्याल है कि हेवन डिफाइंग बीट सिर्फ तभी किसी मालिक को पहचानेगा जब पांचों एलिमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। उस लम्हे क्या ये आखिरकार अपनी असली ताकत दिखा पाएगा? ताहम वो नहीं जानता कि हेवन डिफाइंग बीड में ऐसी क्या ताकत है कि कल्टीवेशन अलायंस इसके लिए लड़ा। पता नहीं प्लैनेट सुजाको पर हालात कैसे हैं। वैंग लिन ने अपना सर उठाकर खला में देखा। उसकी निगाहें जैसे नाकाबिले फहम फासला तय कर गईं और दूर दराज प्लैनेट सुजाको पर जा पड़ीं। ज्यू युआन सेक्ट में 2 दिन रहने के बाद ज्यू युनशान ने वैंग लिन को रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री लिंग युए तक पहुंचाया। इन 2 दिनों में ज्यू युनशान एक अच्छा बात करने वाला साथी था। वैंग लिन को जानने की कोशिश करने के बाद उनकी अच्छी बन गई। लिंगयुए कंट्री को पहले ही पता चल चुका था कि पर्पल डिवीजन का एक कोर डिसाइपल मैसेंजर बनकर भेजा जा रहा है। पूरे मुल्क ने इसे सबसे ज्यादा अहमियत दी और मैसेंजर का इस्तकबाल करने के लिए सब कुछ तय रखा था। लिंगयुए के सरहद पर ज्यू युनशान हल्का सा मुस्कुराया और कहा, भाई वैंग, ये है रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री लिंगयुए। ये मुल्क ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ 4 सेक्ट्स है, लेकिन ये मुल्क बहुत सारी स्पिरिट आइटम पैदा करता है और इस प्लैनेट पर बहुत मशहूर है। वैंग लिन ने सर हिलाया। वो दोनों बहुत तेजी से हरकत करते हुए सरहद पार कर गए और तेजी से लिंगयुए कंट्री में दाखिल हो गए। लिंगयुए के मरकज में एक आसमान तक पहुंचने वाला टावर था। ये वो जगह थी जहां तमाम मैसेंजर्स रहते थे। टावर के बाहर 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स खड़े थे, मैसेंजर की आमद का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी, उफक से रोशनी की 2 लकीरें आईं, साउंड बैरियर को तोड़ती हुई। इस लम्हे टावर के नीचे खड़े लोगों ने सब ने अपने सर उठा लिए। जब रोशनी की दोनों लकीरें करीब आईं, टावर के नीचे खड़े कल्टीवेटर्स ने एहतराम से कहा, लिंगयुए के कल्टीवेटर्स हेवनली फेथ सेक्ट के लॉर्ड मैसेंजर और ज्यू युआन सेक्ट के जूनियर सेक्ट मास्टर का खुशामदीद कहते हैं।
ज़्यू युनशान हंसा और कहा, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। अगर मुस्तकबिल में वक्त मिला तो हम फिर मिलकर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही ज़्यू युनशान दूर फासले पर उड़ गया। ज़्यू युनशान के जाने के बाद वैंगलेन आसमान में अकेला रह गया। वो हवा में तैर रहा था और पुरसुकून अंदाज में नीचे लोगों को देख रहा था। यहाँ मौजूद 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स में 10 लोग सबसे बुलंद कल्टीवेशन लेवल पर थे, लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी सबके कल्टीवेशन लेवल्स कुछ कम थे। इन लोगों में से एक शख्स ने वोंगलिन की तवज्जो खींच ली। इस शख्स के सर पर सफ़ेद बाल थे और वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। यहाँ उसका कल्टीवेशन लेवल सबसे ज्यादा था। वो बुनियादी तौर पर असेंडेंट स्टेज में आधा कदम रख चुका था। वोंगलिन आहिस्ता से नीचे उतरा और टावर के करीब जमीन पर आ गया। उसने अपने सामने उन कल्टीवेटर्स को बोलने में ही दिया, इससे पहले ही पुरसुकून अंदाज में कहा, अगरचे मैं मैसेंजर हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगा। जो तुम पहले कर रहे थे वही करते रहो। मैं बंद दरवाजा कल्टीवेशन में जा रहा हूं, इसलिए यहां से 5000 किलोमीटर के दायरे में किसी को आने की इजाजत नहीं है। आसपास के कल्टीवेटर्स सब हैरान रह गए, लेकिन ये तमाम कल्टीवेटर्स लंबी उम्र पा चुके थे और सब लोमड़ी की तरह मक्कार थे। इब्तिदाई हैरत के बाद उन सब ने तेजी से जवाब दिया और मुंतशर हो गए। वो बूढ़ा आदमी जो असेंडेंट स्टेज में आधा कदम रख चुका था, उसने एहतियात से वोंगलिन को देखा और फिर चला गया। बूढ़े आदमी के साथ वाले कल्टीवेटर्स तेजी से उसके पीछे हो लिए। एक ही लम्हे में टावर का निचला हिस्सा वोंगलिन के अलावा किसी से भी खाली हो गया। वोंगलिन का चेहरा नॉर्मल था जब उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और टावर में दाखिल हो गया। एक बार अंदर आने के बाद वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी ताकि रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाल सके। फ्लैग को एक झटका देने के साथ बेशुमार सियाह गैस की लकीरें टावर से बाहर निकलीं और आसपास के 5000 किलोमीटर के इलाके को ढक लिया। आसपास का 5000 किलोमीटर का इलाका अचानक एक सियाह धुंध में छुप गया और एक उदास ऑरा देने लगा। ये सब मुकम्मल करने के बाद वोंगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी पेशानी पर थपकी दी और एक 30 फुट लंबा फ्लैग थूक दिया। अगरचे 1 बिलियन सोल फ्लैग अपने ज्यादातर सोल फ्रेगमेंट्स खो चुका था, लेकिन अभी भी कई प्राइमरी सोल्स बाकी थे। वोंगलिन ने फ्लैग को झटका दिया, जिससे प्राइमरी सोल्स सियाह धुंध में निकल गए ताकि हिफाजत बढ़ा सकें। उसने क्लिन सोल फ्रेगमेंट के अलावा हर प्राइमरी सोल को रिहा कर दिया, क्योंकि उसे रिहा करना मुनासिब नहीं होता। ये सब करने के बाद वोंगलिन ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने अपना हाथ लहराया और एक जेड नमूदार हुई। ये जेड मुकम्मल तौर पर सुरमई थी। ये वही थी जो सुरमई लिबास ऑलसियर ने उसे दी थी, सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। वोंगलिन की आंखें चमक उठीं, फिर उसकी डिवाइन सेंस जेड में दाखिल हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। पलक झपकने में 1 महीना गुजर गया। इस गुजरे हुए महीने में लिंग युए का कोई भी सेक्ट इस नए मैसेंजर को समझ नहीं पाया। आमतौर पर जब कोई मैसेंजर आता था तो वो स्पिरिट स्टोन्स और सेलेस्टियल जेड्स तलब करते थे। परेशानी से बचने के लिए वो हमेशा उन्हें कुछ दे देते थे। ये बुनियादी तौर पर एक रिवायत बन चुकी थी, लेकिन अब ये शख्स जो प्लैनेट तियाइनु से आया था और यहाँ तक कि ऑलसियर का डिसाइपल भी था, पूरा 1 महीना टावर से बाहर नहीं निकला। आसपास का इलाका भी एक सियाह धुंध में ढका हुआ था, जिसकी वजह से आम लोग उस इलाके में एक कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। कुछ सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स थे जो अंदर जाकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन धुंध में 1000 फीट अंदर जाने के बाद वो सब बुरे चेहरों के साथ तेजी से पीछे हट गए। नया मैसेंजर लिंग युए के कल्टीवेटर्स की नजरों में आहिस्ता आहिस्ता और भी पुरस्कार होता गया। इस लम्हे टावर के अंदर वोंगलिन अभी भी लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 1 महीना पहले था। उसने ये पूरा महीना जेड के अंदर के मवाद का मुताला करने में गुजार दिया। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट दरहकीकत एक लाइफ फोर्स सील था, जिसका मतलब ये था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से समझा जा सके। वोंगलिन की सलाहियत पहले ही बहुत अच्छी नहीं थी और सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट बहुत पेचीदा था। वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में सोच सकता था और एहतियात से तजर्बा करके आहिस्ता आहिस्ता इस पर महारत हासिल कर सकता था। वोंगलिन जानता था कि वो इसमें जल्दी नहीं कर सकता। वक्त गुजरता गया और मजीद आधा महीना गुजर गया। लिंग युए के कल्टीवेटर्स ने न सिर्फ इस मैसेंजर में दिलचस्पी नहीं खोई, बल्कि उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। इसकी वजह ये थी कि टावर के गिर्द सियाह धुंध में एक तब्दीली आई थी। पहले महीने में ये पुरसुकून थी, लेकिन पिछले आधे महीने में बुलंद सीटी नुमा आवाजें आती थीं। ऐसा लगता था जैसे बहुत सी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स इलाके में आगे पीछे उड़ रही हों। सियाह धुंध से ऐसी गरजदार आवाजें भी आती थीं जो आसमान को हिला सकती थीं। इसने लिंग युए के तमाम कल्टीवेटर्स को और भी ज्यादा मुतजस्सिस बना दिया। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी जो असेंडेंट स्टेज में आधा कदम रख चुका था, उठ खड़ा हुआ और टावर का एक चक्कर लगाया। 3 दिन बाद बूढ़ा आदमी वापस आया।
उसका चेहरा बहुत बुरा था और उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। उसके वापस आने के बाद तमाम सेक्ट्स ने एक पैगाम जारी किया कि कोई भी डिसाइपल टावर के 5000 किलोमीटर के दायरे में जाने की इजाजत नहीं रखता, वरना उसे गद्दार के तौर पर सजा दी जाएगी। नतीजतन टावर के गिर्द 5000 किलोमीटर का इलाका लिंगयुए में एक ममनुआ इलाका बन गया। वोंगलिन ने पूरा 1.5 महीना सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का मुताला करने में गुजार दिया। ये आर्ट स्लॉटर पर मुनहसर था, इसलिए जितना ज्यादा कोई कत्ल करता उतने ही ज्यादा सील्स एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते। एक बार जब सील्स एक मखसूस हद तक जमा हो जाते तो ये दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस बन जाता। लेकिन इस आर्ट को कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल था। 1.5 महीने के वक्त के बाद वोंगलिन अभी भी इसका जौहर तलाश नहीं कर सका और आखिरकार उसने इसे फिलहाल छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बजाय उसने आसमानों को समझने का फैसला किया ताकि वो अपने मौजूदा स्पेल्स को मजीद रिफाइन कर सके। उस दौरान उसे वॉर चैरिट से एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। ये पहला बैकलैश था जब उसने पहला सील खोला था। वोंगलिन इसके लिए पहले ही तैयार था और कई दिनों तक बीस्ट से लड़ने के बाद उसने उसे दबाने के लिए एक सीक्रेट स्पेल इस्तेमाल किया। स्पिरिट बीस्ट का बैकलैश नाकाम हो गया। लिंगयुए का बूढ़ा आदमी उस दौरान इलाके में दाखिल हुआ था और उसने खुद उस नाकाबिल शिकस्त स्पिरिट बीस्ट को देखा था। वॉर चैरिट को दबाने के बाद वोंगलिन ने कई दिनों तक खामोशी से कल्टीवेट किया। इस दिन उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में इनलाइटनमेंट के आसार थे। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को स्लॉटर के दरमियान ही समझना चाहिए, सिर्फ यहाँ बैठकर इसे समझने की कोशिश करना कुछ कम है। अगर मैं वाकई इस आर्ट को कल्टीवेट करना चाहता हूँ तो हर चीज स्लॉटर से शुरू होनी चाहिए। वोंगलिन की आंखें चमक उठीं, फिर वो खड़ा हुआ, एक कदम उठाया और सीधा टावर से बाहर निकल गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।